हेलो दोस्तों। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में और भी बात करनी ज़रूरी है। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। अब दोस्तों, एक सवाल उठता है कि कंप्यूटर नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं या करेक्टर को। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस प्रॉब्लम को देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सिंपल प्रोग्राम है जहां पे मैंने स्मॉल ए, कैपिटल बी, जीरो, एक्सक्लेमेशन ऐसे करेक्टर मैंने प्रिंट कराने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको प्रिंट किस फॉर्मेट में करा रहा हूं, ऐसे इंटीजर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका आउटपुट क्या होगा, सो दिस विल बी द आउटपुट। बेसिकली 65, 97, 66, 48, 33 ये क्या है? ये बेसिकली एस्की कोड्स हैं इन नंबर्स के। तो जब भी कभी आप एक करेक्टर को स्टोर करने की कोशिश करते हो मेमोरी में, तो वो करेक्टर नहीं स्टोर होता, बेसिकली उसका एस्की कोड स्टोर होता है। तो ए किसकी तरह स्टोर होगा? कैपिटल ए 65, स्मॉल ए 97, कैपिटल बी 66, जीरो स्टोर होगा 48 की तरह, और एक्सक्लेमेशन स्टोर होगा 33 की तरह। और ये हैं क्या? ये एस्की कोड्स हैं। सो इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड करेक्टर्स डायरेक्टली। वो करता क्या है? वो इन कैरेक्टर्स के इक्विवेलेंट जो एस्की नंबर्स हैं, एस्की वैल्यूज है, उसको स्टोर करता है। अब इफ अ कैरेक्टर कैन बिकम अ नंबर, तो क्या कोई नंबर भी कैरेक्टर बन सकता है? यस। यहां पे देखिए, जैसे मैंने 65, 66, 97, 33 को प्रिंट कराने की बात करी है, लेकिन ये प्रिंट इंटीजर नहीं हो रहे हैं, प्रिंट क्या हो रहे हैं? इनके इक्विवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर आप आउटपुट देखोगे ना, तो ये देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, एक्सक्लेमेशन, ये प्रिंट हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि परसेंटेज डी कभी भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो इंटीजर के लिए है, लेकिन परसेंटेज सी की अगर आप बात करते हो तो वो होता है कैरेक्टर के लिए। ठीक। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? देखो, डेटा वही है जो पहले था, 65, 66, 97। ये सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो हमें बताता है कि किस तरीके से डेटा को हमें डिस्प्ले करना है कंसोल पे, आउटपुट टर्मिनल पे। दैट्स इट। ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है। अब मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, ए से लेके जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड और 0 से 9, इनके एस्की कोड क्या है, इनकी रेंजेस क्या हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटा? तो अब आप देखो, सबसे पहले मैं सिर्फ प्रिंट एफ लिखता हूं और मैं कहता हूं कि साहब मुझे बताओ द रेंज ऑफ कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। तो वो क्या होगी? अब मैं देखो क्या प्रिंट करना है, कैपिटल ए एज ए करेक्टर है, लेकिन मुझे उसका एस्की कोड प्रिंट करना है जो कि इंटीजर है। सो परसेंटेज डी and then to percentage d. Now in the first place I require what? मुझे चाहिए इसका एस्की कोड। तो मुझे एज अ करेक्टर ए को प्रिंट करना होगा और देन जेड एज अ करेक्टर प्रिंट करना होगा। दैट्स इट। फिर मैं नई लाइन पे आ जाता हूं यहाँ पे, जैसे कि अगली लाइन पे मैं लोअर केस ए और लोअर केस बी को प्रिंट कर सकता हूं। सो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, so this will be lowercase a and this will be lowercase z. Likewise, I can also go for the numbers 0 to 9. Okay. तो अब आप देखो कैरेक्टर 0 और कैरेक्टर 9 का क्या एस्की कोड है। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो कैपिटल ए 65 होता है एस्की कोड और कैपिटल जेड का होता है 90, स्मॉल ए का 97, कैपिटल स्मॉल जेड का 122, एंड 0 का होता है 48 और 9 का होता है 57। तो ये बेटा आपको याद होने चाहिए, दिस यू शुड रिमेंबर। ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से याद अगर होंगे, जस्ट आपको स्टार्टिंग वैल्यूज और एंडिंग वैल्यूज तो याद रखनी है। अगर आप इनको याद कर लोगे, आपके बहुत सारे प्रोग्राम बड़े आसानी से हो जाएंगे। नाउ सिंस कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड एज नंबर, कैन वी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन देम? यस, क्योंकि वो एज ए नंबर स्टोर हो रहे हैं, तो नंबर में हम कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब ए क्या है? कैरेक्टर है ना। अब उस कैरेक्टर को सेव लेकिन कैसे हो रहा है? एज ए इंटीजर, दैट इज 65। तो 65 प्लस 1 क्या होगा? वो नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा उसको प्रिंट कर देगा, अगर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी है जिसमें हमें प्रिंट करना है, तो वो क्या होगा? बी। लाइकवाइज दिस,
तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो देखो ये आ रहा है। सो जितने कैरेक्टर्स है उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स एज अ नंबर, एज इंटीजर्स सेव होते हैं सिस्टम में। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। तो देखो परसेंटेज डी का आउटपुट बेसिकली ए कैरेक्टर है, तो उसको एज अ परसेंटेज डी अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या आएगा? 65 है कि नहीं? वो उसका क्या है? ASCII कोड है। अब ये है ए, अब ये क्या है? एज अ कैरेक्टर, तो ये ए एज सच प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो अब अगर आपने सही किया होगा तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिला होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा होता है फ्लो चार्ट, जब भी कभी मुझे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन समझाने होते हैं तो वहां पे फ्लो चार्ट आमतौर पर बहुत हैंडी होता है। लेकिन फ्लो चार्ट बहुत पहले के समय में काम किया करते थे, जब हम मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग करते थे, एक ही प्रोग्राम में सब कुछ लिखते थे, तो उस केस में फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। आजकल फ्लो चार्ट उतना जहां पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है उसमें यूज नहीं करते हैं हम, वहां पे हम सूडो कोड आमतौर पर यूज करते हैं। लेकिन फिर भी आपको फ्लो चार्ट होता क्या है ये पता होना चाहिए। ये बेसिकली डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सीक्वेंसेस का, कि किस सीक्वेंस में कौन सा ऑपरेशन होगा, किसके बाद क्या आएगा। और फ्लो चार्ट में कोई सिंबल का इस्तेमाल होता है। अब अगर आप ओवल की बात करें तो स्टार्ट और एंड के लिए, प्रोग्राम के लिए ओवल यूज करते हैं। प्रोसेस, जो भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी अगर वैल्यू को किसी को दे रहे हो, असाइन कर रहे हो, तो वहां पे हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं। एक पैरेललोग्राम का हम यूज करते हैं इनपुट देने के लिए और आउटपुट के लिए, डिसीजन के लिए कि ये हो रहा है तो ऐसा करें, ये हो रहा है तो ऐसा करें। तो डिसीजन जहां पे आएगा वहां के लिए हम इस डायमंड शेप का यूज करते हैं, और एरो हम दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो अगर मुझे एक फ्लो चार्ट लिखना है दो नंबर्स को ऐड करने का, सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग दी प्रोग्राम। देन चूंकि मुझे नंबर्स को ऐड करना है तो मेरे पास वो नंबर्स होने चाहिए, तो मुझे वो नंबर्स रीड करने पड़ेंगे। तो मैं एक क्या बनाऊंगा? पैरेललोग्राम, और उसमें कहूंगा रीड ए एंड बी। ठीक, जब अब ए एंड बी मेरे पास आ गए, अब इन ए और बी पे मुझे ऑपरेशन करना है और उसको सी में स्टोर करना है। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में उस ऑपरेशन को लिख दिया। फिर जब सी वैल्यू आ गई तो उसको प्रिंट करना है, तो मैं कह दूंगा प्रिंट सी, फाइनली स्टॉप कर दूंगा। तो ये मेरा फ्लो चार्ट बन गया। इसी लिहाज से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर का अगर मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक प्रोग्राम में हो रहा है, तो आप वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने बनाया होगा तो आपको कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे वैल्यूज आपने रीड कराई, यहाँ पे सारे कैलकुलेशन किए, और फिर फाइनली उन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर्स को आपने प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। अब सवाल ये उठता है, अभी तक आपने क्या किए थे? आपने अगर लास्ट टाइम वीडियो मेरा देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने प्रिंट कराया था कि अगर ऑड हो तो 0 प्रिंट हो जाए, अगर इवन हो तो 1 प्रिंट हो जाए, है ना। अब यहीं पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पिक्चर में आते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ निजी जीवन में चॉइसेस होती है कि अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा करना है, अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा करना है। लाइक दिस, कि अगर आज बारिश हो रही है तो मुझे छाता की आवश्यकता पड़ेगी, अगर ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया है तो साहब मुझे गाड़ी को लेके जाना है, चलाना है, अगर फोन की बैटरी कम हो गई है तो मुझे उसे चार्ज करना है। तो चॉइसेस यानी कंडीशन के बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है, और यही काम आपका कंप्यूटर भी करने वाला है अब। सो हमें अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को इतना रोबस्ट बनाना पड़ेगा अब कि वो डिसीजन लेने के काबिल हो, क्योंकि अपने आप से कंप्यूटर प्रोग्राम डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो यस नो समझता तो है ही नहीं। क्या क्या ऐसा हुआ? यस, वो नहीं समझेगा। क्या ऐसा हुआ? नो, वो नहीं समझता, है ना। तो वो समझता क्या है? वो समझता है 1 और 0। तो इस 1 और 0 को कुछ ऐसा हम समूह बनाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम फिट करें कि वो समझे और डिसीजन ले सके। ठीक है दोस्तों, अब आप फर्ज कीजिए एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स हैं 50 और दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स हैं 80। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? मार्क्स 60 से ज्यादा अगर होंगे तो आप पास हैं। अब अगर आप देखो पहले केस को, तो क्या मार्क्स 60 से ज्यादा है? नहीं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। दूसरे केस में देखो, क्या मार्क्स 60 से ज्यादा है? हाँ, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। लेकिन ये 0 और 1 है। अब सवाल ये उठता है कि अब प्रोग्राम आगे क्या करे, बेसिकली वो डिसीजन कैसे ले। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसको समझाना पड़ेगा कि अगर 0 आए तो बोलो कि साहब ये फेल है, और अगर 1 आए तो ये क्या कहे? पास है। यही मैकेनिज्म जिससे
कि ये जीरोस और वन के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है, वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स करता है. सो देयरफॉर द मैकेनिज्म व्हिच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स इज व्हाट वी कॉल एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अब हमारे पास सबसे पहले एक लॉजिकल कंडीशन होगी दोस्तों. लॉजिकल मतलब 0 या 1 जिसका आउटपुट आता हो. ठीक. अब हम उसको चेक करेंगे. अगर वो ट्रू होती है यानी कि यस यानी कि 1 आपको मिलता है, तो आप कुछ ऐसा करिए. अगर ये फॉल्स होती है तो आप कुछ ऐसा करिए. यही होता है कंडीशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता. इसके लिए हम सिंपल इफ का इस्तेमाल करते हैं. इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो हम इफ के संग क्या लिखेंगे? सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, देन उसका एक ब्लॉक बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और अगर ट्रू होने में जो हमें जो जो काम करना है हम इसमें लिख देंगे. अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ इट फॉल्स देन, तो एल्स हम वो काम करेंगे कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ये आपका सिंपल इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है. तो हम क्या कहेंगे? इफ कंडीशन देन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एल्स सेट ऑफ स्टेटमेंट. तो ये एल्स कब पिक्चर में आएगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी. ये आप हमेशा बात याद रखिए. और फ्लो चार्ट के माध्यम से देखना चाहें तो बड़ा सिंपल है. फर्स्ट यू विल बी चेकिंग द कंडीशन, देन इफ इट इज ट्रू देन डू दी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट मींस दिस वन. और अगर ये फॉल्स होती है देन यू परफॉर्म दी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज दिस वन. वेरी सिंपल. सो अब हमको चेक करना है कोई नंबर इवन है कि ऑड है. मान लीजिए तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि साहब अगर मैं उसका मॉड्यूलो लूं 2 से, यानी कि रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूं जब 2 से डिवाइड करूं, तो वो 0 आना चाहिए, है कि नहीं? तो अब इस केस में आंसर क्या आएगा? इवन. अब अगर मैं लिखूं इफ कंडीशन में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा कि n मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे सिंगल इक्वल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्या है? एक रिलेशनल ऑपरेटर है. डबल इक्वल जहां पे लिखते हैं तो वो लिखना पड़ेगा. सो हम लिखेंगे इफ n मॉड्यूलो ऑपरेटर इज 2, यानी कि जब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट 1 निकल के आए तो क्या करो? प्रिंट करो ये इवन है. और अगर ये नहीं निकल के आता 1, तो ये यानी कि फॉल्स है. तो फॉल्स के केस में हम क्या प्रिंट करेंगे? इट इज ऑड. वेरी सिंपल, है कि नहीं? याद आपको ये रखना है कि इफ और एल्स तब इस्तेमाल होते हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं. 2 चॉइसेस मतलब कि अगर इवन और दूसरा क्या है? ऑड. दैट्स इट. चलिए इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो विल हेड टू अवर कोड ब्लॉक्स एंड विल राइट द प्रोग्राम फॉर इट. सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, है ना? अब उस नंबर को मैं ले लूंगा यूजर से. इंटर नंबर. वो नंबर वो होगा जिसको हमें चेक करना है. स्कैनफ परसेंटेज डी एंड देन वी विल बी ट्रांसफरिंग टू द एड्रेस ऑफ एन. कर दिया इतना काम. काम खत्म हो गया ना. अब हम देखो इफ लिखते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, देन इनसाइड पैरेंथेसिस वी विल बी राइटिंग द कंडीशन. तो साहब कब इवन होगा? जब n का मॉड्यूलो 2 से लिया जाए और वो 0 निकल के आए, रिमाइंडर 0 निकल के आए. तो आप क्या करोगे? यू विल सिंपली बी सेइंग printf परसेंटेज डी इज इवन. और इस परसेंटेज डी की जगह पे किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है? n की. सो विल बी राइटिंग n. ठीक. अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन यहां पे फॉल्स हो जाती है, तो मैं क्या कहूंगा? एल्स. एंड देन ब्लॉक ऑफ एल्स एंड देन दिस इज ऑड. That's it. So if you run this program, is there any problem in the program? It is saying expected expression before itna. Okay, yes, this is wrong. It's modulo 2. Now it is correct. So if you run this program, let's say I enter a number 10. अब 10 क्या है? इवन आपको पता है, तो प्रोग्राम क्या देना चाहिए? 10 is even. देखिए आ गया कि नहीं? अब आप इसको दोबारा रन करिए. लेट्स से मैं दे रहा हूं 15. यू नो 15 is odd. देखो क्या आ गया? 15 is odd. तो इस तरीके से दोस्तों ये काम होता है. नाउ द सेम थिंग हियर ऑल्सो. दिस इज द प्रोग्राम विच आई हैव जस्ट नाउ डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू पीपल, और ये इसका आउटपुट है. ठीक. अब शांति से सोचिए कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे प्रोग्राम. तो चलिए हम सीधे एडिटर पर आ जाते हैं. और कहाँ है हमारा एडिटर? ओ, ये है एडिटर. ये अब हमको चेक करना है इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नॉट. सो इफ द नंबर इज मोर देन 0, तभी तो वो पॉजिटिव होगा. तो हम क्या कहेंगे? इट इज पॉजिटिव. एल्स क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव. बस कितना आसान था.
अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अन्यथा अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम। लेट्स से आई एम एंटरिंग 9। अब देखो 9 तो 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूं -5, तो ये क्या है? इट इज नेगेटिव, है ना। अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि 0 भी एक कंडीशन आ सकती है ना। तो अगर मैं 0 देता हूं तो इट इज नॉट पॉजिटिव, अभी के लिए इतना आप समझ लो। लेकिन ये कोई करेक्ट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे 0 है, मोर देन 0 है, लेस देन 0 है। अब आइए अगले प्रोग्राम में आते हैं। अगला प्रोग्राम क्या है? चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड लाई बिटवीन 10 एंड 20, सॉरी आउटसाइड। अब आउटसाइड का मतलब क्या होता है? दैट द नंबर यू एंटर्ड शुड बी लेस देन 10। अगर तो भी लेस देन 10 है तो आउटसाइड हुआ, या वो नंबर मोर देन 20 है तो भी आउटसाइड होगा। सो लेस देन 10 और मोर देन 20। तो अब आप देखो, इसको अगर मैं लिखूं, इफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज लेस देन 10, ठीक हो गई बात। या और के लिए क्या यूज होता है? डबल पाइप। सो इफ नंबर इज मोर देन 20, तो वो क्या होगा? इज आउटसाइड this interval, that is 10, 20। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन, सो द नंबर इज इनसाइड दिस इंटरवल। तो हम इसको लिख देते हैं अब यहाँ पर। देखो, दिस इज इनसाइड द इंटरवल, और हमने यहाँ पे इस बाउंड को काउंट किया है। तो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, लेट्स से 5, अब आप जानते हो 5 इज लेस देन 10, सो इट इज आउटसाइड द इंटरवल। अब दूसरे केस में हम फिर से लेते हैं, लेट्स से 100। अब 100 इज मोर देन 20, सो अगेन इट इज आउटसाइड द इंटरवल। अब एक और नंबर लीजिए, लेट्स से 12, 12। Now 12 lies between 10 and 20, so it should print that it is inside the interval. तो इस तरीके से हमारा if else ब्लॉक काम करता है। ओके, अब चेक वेदर अ पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं देखूं अपने कार्टेशियन प्लेन का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? एक्स शुड बी मोर देन 0 एज वेल एज वाई शुड बी मोर देन 0, है ना। तो मेरे को यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एक्स एंड वाई मैंने डिक्लेयर किए। सो एंटर एक्स एंड वाई, ठीक। अब मैंने उनको एंटर कराया और उनको रीड भी कराया और उनके एड्रेसेस पे ये वैल्यूज भेज दी। अब क्या होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, और नहीं होगा बेटा, अब एंड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जब अगर पॉजिटिव होंगे तभी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे? दैट परसेंटेज d comma percentage d is in the first quadrant। ओके, अब यहां पे पहले के लिए क्या आ जाएगा? x, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? y। इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, दूसरे में भी यही पेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज नॉट इन, सो दिस इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, सो लेट्स से आई एम गिविंग 1 and 5। अब देखो 1 मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1 है तो इट इज पॉजिटिव, y की वैल्यू 5 है, इट इज पॉजिटिव, सो इट इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दूसरा हम केस लेते हैं, चलिए। अब मैं x को -1 कर देता हूं और y को मैं कर देता हूं मान लीजिए -2। अब देखो x -1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए आप, y की वैल्यू -2 है तो मतलब आप नीचे आ गए। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो इट इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आंसर क्या आना चाहिए? So the data given is not in, or the coordinate is not in the first quadrant. So if you run this, it is saying it is not in the first quadrant. So बच्चों इस तरीके से हम इन प्रोग्राम्स को करते हैं। अब ये है चेक वेदर अ पॉइंट लाई इनसाइड और ऑन द सर्किल। अब सर्किल की इक्वेशन क्या है? जो सेंटर जिसका 0,0 पे होता है क्या होती है? x² + y² इज r², है ना। अब कोई भी कोऑर्डिनेट x y जो दिया हुआ है उसको अगर सर्किल के अंदर लाई करना है तो x² + y² मतलब उसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होनी चाहिए? या तो लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, किसके? रेडियस के स्क्वायर के, तभी तो वो अंदर लाई करेगा या उसके ऊपर लाई करेगा सर्किल के। और अगर x और y की वैल्यू के स्क्वायर का सम उससे ज्यादा आता है, रेडियस से ज्यादा, रेडियस के स्क्वायर से, तो हम क्या कहेंगे? वो आउटसाइड है। तो चलिए इस प्रोग्राम को देखिए कैसे बनाते हैं। कहाँ गया वो? ये है। अब यहाँ पे मुझे x और y के फंक्शन
अब ऐसा करिए, आप इसको डबल ले लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे एक्स, इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर LF और इसका LF, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेडियस लेते हैं R और इंटर कराते हैं रेडियस को, ठीक, इंटर रेडियस, और इसको हम न्यू लाइन पे लेके आते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। एंड रेडियस के बाद आप रेडियस के जो R जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके एड्रेस पे डेटा पहुंचा दीजिए, scanf, so it is percentage, it is LF and then at the address of R। जब आप इतना कर दोगे तो होगा क्या कि आपका रेडियस भी अब एंटर हो जाएगा। जब आपका रेडियस एंटर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब आप समझो इस बात को। अब हमको चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट x and y lies inside or on the radius, on the circumference of the circle। तो आप क्या करोगे, so if the x square plus y square is less or equal to r square, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि भैया ये जो पॉइंट है is in or on the circle, है ना, सर्कल, वरना क्या होगा, is not या is outside the circle आप कह सकते हो। ठीक है, so if you run this program, it is saying it is having some problem, no, अच्छा ये पहले से कुछ रन हो रहा था। so if you run this program, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ 1,1 मान लीजिए, और रेडियस मैं देता हूं इसका 1, ठीक है। so this is outside, why it is giving this, oh this should be LF, okay, this should be LF here also it should be LF। so if you run it, let's say 1,1, so now radius is let's say 1, so this point is outside the circle। फिर से एक बार रन कीजिए, अब आप दीजिए 1,1 और आप रेडियस दीजिए मान लीजिए 5। अब ये देखिए क्या हुआ, इज इन और ऑन द सर्कल। सो इस तरीके से बच्चों हम ये प्रोग्राम्स कर सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके क्लियर होंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।